गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर 10। तो लेक्चर 9 में हमने क्या स्टडी किया था? लेक्चर 9 में हमने स्टडी किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल स्टार्ट की थी। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल में हम स्टडी कर रहे थे एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी। ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें OH इंक्लूडेड होता है फिनोल का, और उसके अंडर हम पढ़ रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर। हमने पढ़ा था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। ठीक है, अब एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल में हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन पढ़ी थी। ये पढ़ा था कि जो फिनोल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है देन एल्कोहल्स। ठीक है, उसके बाद हमने रीज़न पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टडी किया था इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या स्टडी किया था? इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन फिनोल। ठीक है, तो इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोल में एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट पड़ा था, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो एसिडिटी क्या करता है फिनोल की? डिक्रीज़ करता है, इट डिक्रीजेस द एसिडिटी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिटी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इट इंक्रीजेस द एसिडिटी। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक यहाँ तक स्टडी किया था, डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप। तो आज जो हमने स्टडी करना है वो स्टडी करना है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन विद रिस्पेक्ट टू द फिनोल। तो हमने ये सब टॉपिक स्टडी करने हैं, इसके बेसिस पे हमने एसिडिटी स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट 2 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो आपको पता है कि विद डिस्टेंस क्या होता जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द OH ग्रुप डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, एज द डिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम OH इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा OH से, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होना चाहिए डिस्टेंस, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद आता है रेजोनेंस इफेक्ट। जब OH के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है और आप क्या देख रहे हो? रेजोनेंस देख रहे हो। तो OH के विद रिस्पेक्ट टू अगर ऑर्थो पैरा पोजिशन पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट तो रेजोनेंस इफेक्ट वहाँ ज़्यादा होता है और मेटा पे कम होता है। ये आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो अगर एसिड वीकनिंग इफेक्ट है, एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और डोनेटिंग वीक करता है। ठीक है, तो बोथ दीज इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द OH ग्रुप देन एट मेटा पोजिशन। तो ये इफेक्ट अगर रेजोनेंस में है तो ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं और मेटा पे इफेक्ट कम शो करते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस एज डिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम OH इंक्रीजेस, और एसिड वीकनिंग एंड एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन एट मेटा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप इन केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब हम स्टडी कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, मान लो सबसे पहले NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप के आपने सारे इफेक्ट्स देखने हैं। ये -I इफेक्ट शो करेगा। -I होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जहाँ पर माइनस आ जाता है वो विड्रॉइंग होता है, जहाँ प्लस वहाँ डोनेटिंग। तो -I कैसा इफेक्ट है? विड्रॉइंग इफेक्ट है। और आपको पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, उसके बाद -R इफेक्ट। -R होता है थ्रू रेजोनेंस, मीन्स थ्रू कॉन्जुगेशन। ये विदाउट कॉन्जुगेशन है -I और -R विद कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो -R इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 के पास -I और -R होता है, बोथ आर विड्रॉइंग इफेक्ट्स। ठीक है, तो अब आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि पहले भी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिटी क्या कर देता है? फिनोल की इंक्रीज कर देता है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्थो पे लगाओ, चाहे मेटा पे लगाओ, चाहे पैरा पे लगाओ, वो तीनों जो हैं वो फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि फिनोल क्या है? विदाउट NO2 ग्रुप, और ये तीनों कैसे हैं? NO2 ग्रुप कंटेन कर रहे हैं। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन से भी विड्रॉ करेगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इजीली H पॉजिटिव आयन दे सकता है। इसलिए विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी इंक्रीज होती है। अब मैं आपको कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी
ये तो हमें पता चल गया कि येस ऑल द नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, बट अब आपने कंपैरिजन किस में करना है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो इनका कंपैरिजन होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड ले लेते हैं। फिनॉक्साइड मतलब जब H पॉजिटिव रिलीज हो गया है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड में क्या होगा, यहाँ O नेगेटिव और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो O नेगेटिव क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड की फॉर्म में शिफ्ट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, फिर ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में शिफ्ट होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड नेगेटिव बन के इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, एक चीज़ पे ध्यान देना है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये दोनों हम ऑलमोस्ट सेम ही मानते हैं क्योंकि सिर्फ बेंजीन रिंग का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखनी है कि फोर्थ में ऑर्थो पे कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव, और वो वाला नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ये नेगेटिव पहले यहाँ जाएगा, फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, फिर इधर नेक्स्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव वापस देगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑर्थो के केस में क्या है यहाँ पर, और जिस ग्रुप पे जिस पोजीशन पे NO2 लगा है वहाँ पर नेगेटिव आ रहा है और वो नेगेटिव फिर एक्सटेंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में। तो ऑर्थो के केस में तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम बात करें पैरा नाइट्रोफिनोल की, किसकी बात करते हैं, पैरा नाइट्रो, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ पैरा नाइट्रोफिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा बॉन्ड की फॉर्म में, फिर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो आपके पास कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर देखो ये दोनों बॉन्ड एज सच रहेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, फिर ये N डबल बॉन्ड O और ये डोनेटिंग ग्रुप एज सच, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपना नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा हमारे पास, ये बॉन्ड बन गया इधर, ये एज सच बॉन्ड रहेगा, ये भी एज सच रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, एक तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसकी वजह से, और ये N डबल बॉन्ड O और ये ऐसे, ठीक है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये ऑक्सीजन इधर। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये एज सच रहेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O एज सच रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि ये नेगेटिव वापस से अपना बॉन्ड बनाएगा और ये इधर, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, ये बॉन्ड एज सच, यहाँ बॉन्ड आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड O विद लोन पेयर, फिर क्या होगा, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा और ये इधर इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर O नेगेटिव वापस से आ गया, ठीक है, इधर बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड एज सच, ये N डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज सच, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर भी क्या देख रहे हो, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि पैरा में भी जिस कार्बन पर NO2 ग्रुप लगा है उस कार्बन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो फिर वो नेगेटिव NO2 के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा ऐसे कंट्रीब्यूटिंग, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंटेन करता है जिसमें उस पोजीशन पे नेगेटिव है जहाँ NO2 लगा है और फिर वो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो जाती है जिसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट मेटा का केस देख लेते हैं। मेटा में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इधर आएगा। ध्यान से देखना मेटा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज,
यहाँ डबल बॉन्ड O, ये न्यूट्रल, ये बॉन्ड एज सच, ये एज सच, और मेटा पे NO2 एज सच, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे इधर, और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, और मेटा पे N डबल बॉन्ड O एज सच। अब ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होएगा और ये बॉन्ड इधर नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड O, ये एज सच डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड O, ये N, ये डबल बॉन्ड O, ये ऐसे। अब ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड की फॉर्म में, ये इधर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर बॉन्ड आ गया, इधर O नेगेटिव हो गया, इधर NO2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग, लास्ट वाले को छोड़ देते हैं हम क्योंकि वो ऑलमोस्ट इक्वल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बने, 4। तो यहाँ पर मेटा पे NO2 है, तो मेटा के केस में क्या नेगेटिव चार्ज आया उस कार्बन पे जिस पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, नहीं आया। इसका मतलब मेटा के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्थो और पैरा के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व करते हैं। तो उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल जो हैं वो फिनॉक्साइड जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है एज़ कम्पेयर टू मेटाफिनॉक्साइड। तो कौन से बनेंगे पहले, ऑर्थो पैरा, अगर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो ऑर्थो पैरा फिनॉक्साइड बनेगा, मेटा बाद में बनेगा। इसलिए ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल की जो एसिडिटी होती है वो मेटा से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैंने क्या किया, दोनों की क्या है, मेटा से ज़्यादा है और फिर फिनोल है। अब कंपैरिजन होता है ऑर्थो की ज़्यादा होगी या पैरा की ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में आप कैसे कंपैरिजन करोगे, अब इसकी बात करते हैं हम। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल, ये तो हो गया 5 रेजोनेटिंग 4। आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लिटल लेस एसिडिक। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कम एसिडिक होता है, पैरा ज़्यादा एसिडिक होता है। अब ऐसा क्यों होगा, देखो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया लास्ट लेक्चर में कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अगर ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ शो करेगा तो ये हाइड्रोजन ईजिली अवेलेबल नहीं होगा रिलीज होने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एब्स्ट्रैक्शन, इधर से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट हो जाएगा और इधर इजी होगा। इसलिए पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लिटल लेस एसिडिक ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेशन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, पैरा नाइट्रोफिनोल, देन ऑर्थो, देन मेटा एंड देन फिनोल। तो यहाँ पर कंपैरिजन, अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, फिनोल, 2 नाइट्रोफिनोल, 4 नाइट्रोफिनोल एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं। तो ये हमने जो मैंने बोला है उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। फिर आपने कंपेयर करना होता है, फिनोल को अलग रख देना है। फिर आपने देखना है किस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और किस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर तो सारे विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 ग्रुप ही लगे हैं तो सारे क्या हैं, विड्रॉइंग। फिर देखना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ विड्रॉइंग है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी उसकी फिनोल से ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। फिर आपने देखना है नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप कितने लगे हैं। इधर 3 लगे हैं तो इसकी एसिडिटी और ज़्यादा, इधर 2 लगे हैं इसकी इससे थोड़ी कम होगी। फिर 3 और 2 का कंपैरिजन खत्म हुआ, फिर 1 का करना है। फिर आपने 1 को कैसे कंपेयर करना है, ऑर्थो और पैरा के विद रिस्पेक्ट टू। तो पैरा ज़्यादा एसिडिक है, फिर ऑर्थो वाला एंड देन फिनोल वाला। तो ये आपने खुद एक बार ट्राई करना है, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बट खुद ट्राई करना, आप इजी होगा समझने में, ठीक है। फिर हमने स्टडी करना है इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो अभी हमने क्या स्टडी किया, रेजोनेंस। अब करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी मैंने एक्सप्लेन किया इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसकी भी आप एसिडिटी कंपेयर कर रहे हो। नाउ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोफिनोल्स। सिर्फ हेलोफिनोल्स देखते हैं। हेलोफिनोल्स मतलब हेलोजन और OH ग्रुप हो एरोमेटिक रिंग पे। तो पहले तो हेलोजन का इफेक्ट देखो कैसा होता है। रेजोनेंस तो ये +R शो करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अगर आप नॉर्मल किसी एराइल हैलाइड को देखते हो तो उसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर की वजह से तो +R शो करता है, मीन्स डोनेटिंग, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से -I शो करता है, विड्रॉइंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, एक इफेक्ट तो +R लग रहा है, दूसरा माइनस, एक डोनेटिंग लग रहा है और एक विड्रॉइंग। बट हेलोजन के केस में आपने याद रखना है -I जो होता है वो डोमिनेट करता है ओवर +R, ठीक है। तो -I डोमिनेट करेगा ओवर +R के लिए, तो इसका मतलब इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग है, रेजोनेंस क्या है, वीक है, ठीक है। तो इंडक्टिव कैसा है, विड्रॉइंग है, तो विड्रॉइंग स्ट्रॉन्ग है। तो विड्रॉइंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऑल हेलोफिनोल्स विल बी मोर एसिडिक देन फिनोल्स। सारे हेलोफिनोल्स नॉर्मल फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होंगे क्योंकि वो -I इफेक्ट शो करेंगे। -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब कंपैरिजन करना है कि आउट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा हेलोफिनोल्स कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने क्या बोला, -I इफेक्ट है। -I इफेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो ऑर्थो जो है वो OH के ज़्यादा क्लोज है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा। फिर मेटा ऑर्थो से दूर है, इसकी एसिडिटी थोड़ी कम होगी। पैरा और ज़्यादा दूर है तो पैरा की एसिडिटी और कम होगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ आपने डिस्टेंस से देखना है, ठीक है। बट अगर आपके पास पैराफ्लोरोफिनोल है, पैराफ्लोरोफिनोल मतलब ये है आपके पास, यहाँ OH और यहाँ पर फ्लोरीन, पैराफ्लोरोफिनोल है आपके पास। तो फ्लोरीन के पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं, 2p। कार्बन के पास भी कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2p। तो फ्लोरीन जो है वो रेजोनेंस अच्छा शो करता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर +R इफेक्ट भी क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो +R इफेक्ट भी लगता है, -I इफेक्ट भी लगता है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एसिडिक इनकी एसिडिटी फिनोल के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। तो समझ रहे हो ये चीज़ आप, ये किस केस में है, अगर आपके पास पैराफ्लोरोफिनोल है, ठीक है। अब आपने ऑर्थो हेलोफिनोल्स को कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, ऑर्थो हेलोफिनोल्स, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर डिफरेंट हेलोजन लगे हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो पोजीशन तो सेम है ऑर्थो, तो अब कंपैरिजन किसके बेसिस पे होगा कि किसका -I ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका -I उतना ही ज़्यादा होगा, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से तो वैसे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका -I ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। बट इसके लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। अभी आपने क्या कंपेयर करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है। बट फ्लोरीन के केस में क्या होता है, ऑर्थो फ्लोरोफिनोल्स में क्या होता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता है। अगर इधर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी इसका मतलब तो ये हाइड्रोजन लूज होने के लिए, रिलीज होने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, H पॉजिटिव आयन इजीली एलिमिनेट नहीं होगा, इसलिए ये सबसे कम एसिडिक होता है अगर आप ऑर्थो हेलोफिनोल्स का कंपैरिजन करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिसोल्स, ठीक है। क्रिसोल आपको पता है क्या होते हैं, फिनोल के साथ अगर CH3 ग्रुप लगा है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो पे लगा है ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे तो मेटा क्रिसोल, पैरा पे तो पैरा क्रिसोल। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल, ठीक है। तो जहाँ डोनेटिंग ग्रुप है उनकी एसिडिटी कम होगी, फिनोल की एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ क्लियर है। अब आपने पोजीशन देखनी है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो जो CH3 होता है वो +I मीन्स डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, डिक्रीजेज एसिडिटी, देयरफॉर फिनोल इज मोर एसिडिक देन क्रिसोल, ठीक है।
अब जैसे रेजोनेंस होता है वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, आपने स्टडी किया हुआ है अपनी 11th क्लास में भी और अपनी फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। तो जस्ट लाइक रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैन नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी मेटा पे ऑपरेट नहीं होता, कहाँ ऑपरेट होता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर मेटा पोजीशन पर नहीं है, मींस मेटा पोजीशन पर डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर डोनेटिंग नहीं है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो पैरा, क्योंकि डोनेटिंग क्या करता है, डिक्रीज करता है। जहाँ डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं है वहाँ एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मेटा वाला ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। तो देयरफॉर मेटाक्रिसोल विल बी मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड पैराक्रिसोल। ये चीज़ आपने समझनी है, ये डोनेटिंग इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो ऑर्थो पैरा पर ऑपरेट होता है, मेटा पर नहीं ऑपरेट हो रहा है, इसीलिए मेटा जो है डोनेटिंग इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक है। अब बात करते हैं ऑर्थो और पैराक्रिसोल की। ये ऑर्थो है और ये पैरा है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ऑर्थो पैरा पे शो होता है, ठीक है, बट है कैसा, इंडक्टिव है। इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी। पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को आप रेजोनेंस के थ्रू देखोगे, फिर जब ऑर्थो पैरा की बात करनी है तो आपने डिस्टेंस कंपेयर करना है, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैराक्रिसोल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज मोर एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा होगा क्योंकि इट इज़ क्लोजर टू द OH ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट है, एज इन ऑर्थो CH3 ग्रुप इज क्लोजर टू OH ग्रुप, ठीक है। सो इन कंपैरिजन टू पैराक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल क्या होगा हमारे पास ज़्यादा। तो आपके पास एक ऑर्थो है एक पैरा है, ठीक है। ऑर्थो पे डोनेटिंग CH3 ऑर्थो पे है अगर, तो OH के क्लोज़र है। अगर OH के क्लोज़र है इसका मतलब वो ऑर्थो पे डोनेटिंग इफेक्ट क्या शो कर रहा है, ज़्यादा शो कर रहा है। पैरा इससे दूर है तो इसका मतलब CH3 अपना डोनेटिंग इफेक्ट कम शो कर रहा है, ठीक है। तो डोनेटिंग इफेक्ट कम कहाँ हुआ, पैरा पे हुआ, ऑर्थो पे क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। जहाँ डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है वहाँ एसिडिटी क्या है, कम है। तो सेकेंड वाला क्या होगा, कम एसिडिक, और पैरा वाला क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक। तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि फिनोल इन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन मेटा होगा, क्योंकि मेटा पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगता तो डोनेटिंग इफेक्ट ही नहीं लगेगा, डोनेटिंग नहीं लगेगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब बात करते हैं ऑर्थो पैरा की। ऑर्थो में CH3 क्लोजर है OH के, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखेगा। जितना ज़्यादा डोनेटिंग इफेक्ट होगा उतनी एसिडिटी कम होगी, इसलिए पैरा ज़्यादा एसिडिक होगा देन ऑर्थो होगा, ठीक है। तो ये तो था कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस, दैट इज ईथर फॉर्मेशन। ये भी अपनी 12th क्लास में आपने एल्काइल और एराइल हैलाइड में स्टडी की है, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या कहती है, अगर हम सोडियम और पोटेशियम फिनॉक्साइड आयन लेते हैं, ये क्या हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड आयन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, AR का मतलब है एरोमेटिक, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन है ये, अगर आप उसकी रिएक्शन कराते हो विद एल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, ईथर फॉर्म होता है। अब इधर तो O नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। इधर RH है तो हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव के साथ गया पॉजिटिव पार्ट दैट इज R, और पॉजिटिव के साथ गया नेगेटिव पार्ट दैट इज NaX, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप पोटेशियम फिनॉक्साइड आयन लेते हो तो RX के साथ रिएक्शन कराई तो KX एलिमिनेट हो गया और C6H5OR आ गया। तो ये हमारे पास ईथर फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये तो सोडियम फिनॉक्साइड ही रखना है आपने, सोडियम या पोटेशियम, बट रहेगा फिनॉक्साइड आयन। एल्काइल ग्रुप चेंज कर सकते हो, तो C2H5I ले लिया हमने, इथाइल आयोडाइड, तो NaI एलिमिनेट हो जाएगा और ये इथाइल ग्रुप O नेगेटिव के साथ लग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर डाई एल्काइल सल्फेट भी ले सकते हो, तो डाई एल्काइल सल्फेट में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये तो फिनॉक्साइड ही रहेगा, याद रखना है, ये डाई एल्काइल सल्फेट हो गया। देखो यहाँ पर CH3 डाई एल्काइल और इसकी वजह से ये सल्फेट हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक CH3 ग्रुप यहाँ लग जाएगा, उसकी जगह Na
रिप्लेस हो जाएगा। तो ये याद रखना आपने, ईथर ही फॉर्म होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से जो हमने आगे करनी है, दैट इज़ क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें एक एराइल एलाइल ईथर होता है। क्या होता है, एराइल एलाइल ईथर। ये हमारे पास क्या है, एराइल ग्रुप, और ये हमारे पास कैसा है, एलाइल ग्रुप। एलाइल कार्बन वो होता है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन होता है। तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, देखो इसके साथ इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, तो ये एलाइल ग्रुप है पूरा। ठीक है, तो ये एराइल हो गया, ये एलाइल हो गया। तो एराइल एलाइल ईथर, ईथर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब आप एराइल एलाइल ईथर को हीट करते हो एट 475 केल्विन, तो हमारे पास एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। तो जो एलाइल ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ के बेंजीन रिंग के कार्बन ऑर्थो वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ये वाला ग्रुप कहाँ अटैच हो जाता है, ऑर्थो वाले कार्बन के साथ। बट आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अब मैं ऑक्सीजन वाले कार्बन से, जो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसको मैंने नंबर पोजीशन दे दी अल्फ़ा, नेक्स्ट बीटा, नेक्स्ट गामा। बट जब आपके पास रीअरेंजमेंट होती है तो बीटा गामा बॉन्ड अटैच होता है, अल्फ़ा नहीं, याद रखना है। फिर इन्वर्ट हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर गामा से बॉन्ड बनता है, फिर बीटा और फिर अल्फ़ा। ये चीज़ याद रखनी है। इफ़ बोथ ऑर्थो पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड, अगर ये दोनों पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो ये अटैक कहाँ करता है, पैरा पोजीशन पर। तो अब आपने मैकेनिज्म स्टडी करना है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्थो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एराइल एलाइल ईथर, अब आपको ये पता होना चाहिए एराइल एलाइल ईथर बनेगा कैसे। एराइल ग्रुप तो फिनॉक्साइड से आ जाएगा, एलाइल ग्रुप को के लिए आपको एलाइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो ये एलाइल कार्बन है, इसके पास इसके साथ हैलाइड लग गया, तो ये एलाइल हैलाइड है। तो NaBr निकल गया, ये एल्काइल ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो गया है। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्थो रीअरेंजमेंट में क्या है आपके पास, ये बनाना है आपने एराइल एलाइल ईथर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो ये ऐसे ही है, O रखा यहाँ, ये क्या हो गया CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2, तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होता है अल्फ़ा कार्बन का और ऑक्सीजन का, ध्यान रखना है हमेशा। ऑक्सीजन वाला ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं एग्जिस्ट करती, इसलिए ये वाला बॉन्ड अपना इधर शिफ्ट होगा, इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसकी 5 नहीं एग्जिस्ट कर सकती वैलेंसी, कोवैलेंसी, तो ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ देखो क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर बॉन्ड बना लिया इसने गामा वाले के साथ, ध्यान देना है, गामा के साथ बॉन्ड बना है CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो गया बीटा के साथ गामा का CH। अब ये अल्फ़ा बीटा में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया, तो डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है हमें पता है, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्साडाइनोन हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया है। अब यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाएगी, ये H अपने बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा और ये O नेगेटिव, इस O नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव लग जाएगा, तो OH, और ये देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एज सच। तो इन दिस रिएक्शन गामा कार्बन ऑफ एलाइल ग्रुप अटैचेस टू ऑक्सीजन कार्बन एटम। तो गामा कार्बन ऑर्थो कार्बन, ये ऑर्थो कार्बन है। ठीक है, इसको मैं ऑर्थो ही लिख देती हूँ। कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो कार्बन एटम। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ऑर्थो है ये पोजीशन, तो गामा कार्बन अटैच करता है ऑर्थो के साथ, तो यहाँ पर ये इन्वर्जन हो गई है, तो इट इन्वॉल्व्स इन्वर्जन। तो आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसमें डायरेक्ट कन्वर्जन करनी है, आपने मैकेनिज्म नहीं करना। तो अल्फ़ा बीटा गामा है 475, यहाँ पर OH बन जाएगा। ठीक है, गामा वाला कार्बन इधर अटैक करेगा, तो गामा वाला CH हो गया, इधर बीटा गामा में सिंगल बॉन्ड और अल्फ़ा बीटा में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और गामा के साथ देखो CH3 लगा है, तो वो गामा के नीचे ही आएगा CH3। तो आपने याद रखना है कि इन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर अल्फ़ा था बॉन्डिंग में, यहाँ गामा बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर पैरा रीअरेंजमेंट। पैरा में अल्फ़ा से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो अल्फ़ा से ही बनेगा, जबकि ऑर्थो में अल्फ़ा से ब्रेक होके गामा से बन रहा है। पैरा में टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा होगा। तो देख लेते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ पैरा रीअरेंजमेंट।
तो यहाँ पर देखो दोनों पैरा ऑक्यूपाइड हैं, RR ग्रुप लगे हैं, O एराइल एलाइल ईथर बनाना है, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा और ये इधर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया हमारे पास, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, इधर इसने बॉन्ड बना लिया है। देखो CH2 गामा वाला आ गया इधर, इधर सिंगल बॉन्ड हो गया इनमें CH, इधर अल्फा में डबल बॉन्ड, तो अभी ये गामा ने बॉन्ड बनाया है यहाँ पर ऑर्थो पर, ठीक है। अब यहाँ पर तो उसमें तो H ग्रुप था, तो उस H ने क्या किया, आपने इधर बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, ये इधर O नेगेटिव बन गया, ठीक है। बट इधर H ग्रुप नहीं है तो टोटोमेरिज्म नहीं हो सकती, इधर कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट वाला बेंजीन वाला डबल बॉन्ड इधर बॉन्ड बनाएगा अल्फा वाले के साथ, फिर ये इधर शिफ्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन और ये गामा वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आता है, कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये गामा वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये अल्फा इधर बॉन्ड बना लेगा और ये बीटा वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O एज सच, RR एज सच रहेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, इधर डबल बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड इधर बना लिया इसने CH2 अल्फा के साथ, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर अल्फा गामा के साथ तो ब्रेक हो चुका है बॉन्ड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है हमारे पास पैरा पोजीशन पर, तो यहाँ टोटोमेरिज्म होगा। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर और ये O नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पर RR एज सच। और देखो यहाँ बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व है, अल्फा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास कोई इन्वर्जन नहीं हुई, अल्फा से बॉन्ड ब्रेक हुआ, अल्फा ही नेक्स्ट पैरा वाले कार्बन से अटैच हो गया है। तो नो इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन पैरा रीअरेंजमेंट, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा ही बॉन्ड बनाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 गामा के साथ ही लगेगा क्योंकि गामा लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो हमने फिनोलिक ग्रुप जिसमें इन्वॉल्व करता है उसकी अभी 2 रिएक्शन पढ़ी है। फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, सेकेंड विलियमसन सिंथेसिस, अभी 3 रिएक्शंस और स्टडी करनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपने साथ के साथ स्टडी करना है।